नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनमिसा क्लासेस में। जैसा कि हमने आप सभी से कहा था कि 1 से 1:15 के बीच में आपको नोटिफिकेशन दोपहर में हमारे प्राप्त हो जाया करेगी। तो आज इसी क्रम में मैं नितेश मिश्रा आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। हमारा समावेशी शिक्षा का टॉपिक चल रहा था और इसी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कि समावेशी शिक्षा में आने वाली कौन कौन सी बाधाएं हैं और उनके निराकरण के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। इसी का अध्ययन आज पूरी क्लास में करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि यह जो क्लास है यह राष्ट्र संत तुकोजी महाराज यूनिवर्सिटी नागपुर, महात्मा गांधी काशीदा पीठ वाराणसी के बीएड द्वितीय सेमेस्टर के सिलेबस के अनुसार है। और जो विशिष्ट बीएड के प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जो हमारे प्रशिक्षणार्थी बीएड 4th सेमेस्टर में है और आगे एमआईटी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए समावेशी शिक्षा को बहुत ही मन लगा के पढ़िए, क्योंकि यह आपको हमेशा आगे फ़ायदा ही देगा। ठीक है, तो एक बात और भी कहूँगा मैं कि क्लास अगर अच्छी लगे तो आप अन्य प्रशिक्षणार्थी भाइयों में इसको शेयर करिए, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके और वो भी हमारे इस परिवार से जुड़ सके। तो चलिए बिना देर के लिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज देखिए, सबसे पहली बात करेंगे आज हम कि समावेशी शिक्षा में आने वाली बाधाएं क्या क्या हैं। समावेशी शिक्षा में आने वाली बाधाएं कई सारी हैं, जिनमें कि हम मुख्य बाधाओं की चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात आती है कि समावेशी शिक्षा पहले कहते किसे हैं। ये बात मैंने आपको पहले बता दिया है, फिर भी ऊपरी हवा लगाऊंगा कि समावेशी शिक्षा का मतलब यह है कि वह शिक्षा जो सभी को मिल सके, चाहे एक सामान्य बालक हो या विशिष्ट बालक हो। विशिष्ट बालक में भी 2 प्रकार के बालक आते हैं, एक प्रतिभाशाली बालक और एक मंदबुद्धि बालक। ठीक है, तो प्रतिभाशाली बालक हो, मंदबुद्धि बालक हो या सामान्य बालक हो, सभी को जो शिक्षा एक साथ मिलती है उसे ही हम कहते हैं समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा यानी कि जब सबको साथ में बैठा करके शिक्षा प्रदान करेंगे, सामान्य बालक को विशिष्ट बालक को, तो इसमें कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। ठीक है, इसका हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात होती है मल्टी लेयर एजुकेशन सिस्टम, यानी बहुपरतीय शिक्षा प्रणाली। कौन सी? बहुपरतीय शिक्षा प्रणाली। ज़्यादा लिखवाएंगे नहीं, आज आपने खुद से नोट बनाइए। आप लोग आज की क्लास में समझिए लेक्चर मेथड ज़्यादा हो चुका, व्याख्यान विधि का प्रयोग हम आज ज़्यादा करेंगे। तो समझिए यह आपकी क्या है, हेडिंग है। परीक्षा पूछेगा तो आप ये हेडिंग बनाएंगे और इसके अंतर्गत आप लिखेंगे। तो देखिए इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे, बहुपरतीय शिक्षा प्रणाली का मतलब यह है कि विभिन्न स्तर व विभिन्न श्रेणियों के विद्यालयों का होना। अब इसका अर्थ क्या है, देखिए विभिन्न स्तर और विभिन्न श्रेणी के विद्यालय के होने से जो शिक्षा है उनके अनुभव में अंतर हो जा रहा है। अब कहेंगे कैसे? इसलिए क्योंकि देखिए जैसे कि हमारे एक विद्यालय है, कॉन्वेंट स्कूल है, उसके बगल में है एक आरएसएस द्वारा संचालित सरस्वती शिशु एवं विद्या मंदिर। ठीक है, उसके बगल में है प्राथमिक विद्यालय। तो जो बच्चा प्राथमिक विद्यालय में पढ़ के अब अंग्रेजी मीडियम में जाएगा, कॉन्वेंट स्कूल में जाएगा, तो उसे वहाँ कुछ समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि वो हिंदी माध्यम से वो अंग्रेजी माध्यम में आ गया है। ठीक है, जो सरस्वती शिशु मंदिर से अब प्राइमरी में जाएगा उससे भी कुछ चीज़ें समझने में कठिनाई होगी शुरुआती कुछ महीनों में। ठीक है, तो कहने का स्तर यही है कि विभिन्न स्तर व विभिन्न श्रेणियों के विद्यालय होने से क्या होता है, शिक्षा के अनुभव में अंतर होता है और इससे क्या होता है, जो समावेशी शिक्षा होती है वह प्रभावित होती है। जैसे कोई समावेशी शिक्षा की क्लास है, समावेशी क्लास है, कक्षा 2 की क्लास है। अब वहाँ पे कोई बच्चा है वो अंग्रेजी में पढ़ के आया हुआ है। ठीक है, कि 2 + 2 = 4। अब वहाँ पढ़ाया जाएगा प्राइमरी में कि 2 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो अगर बच्चे ने अंग्रेजी में पढ़ा हुआ है तो उसे तो समझने में कठिनाई होगी। ठीक है, और बाकी जो सब्जेक्ट भी होते हैं वह इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो कहने का अर्थ यही है कि जो मल्टी लेयर सिस्टम है एजुकेशन सिस्टम, इससे भी क्या होती है, समावेशी शिक्षा में बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, सबका एक साथ विकास नहीं हो पाता है। आगे देखिए दूसरी बात अगर करेंगे तो भेदभाव व असमानता पर आधारित शिक्षा प्रणाली। हेडिंग नोट करते चलिएगा, भेदभाव व असमानता
पर आधारित शिक्षा। देखिए जहाँ भी सबको 2 अंक से देखा जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे फूट पढ़ी जाती है, चाहे परिवार हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे समाज हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो वही काम है कि एक आंख से सबको देखना है, कहने का अर्थ यही है। देखिए भेदभाव व असमानता पर आधारित शिक्षा का अर्थ क्या है? भेदभाव व असमानता पर आधारित शिक्षा का अर्थ यही है कि जो अध्यापक हैं उन्हें क्या करना है, सारे बच्चों को एक साथ ले करके चलना है, किसी से भी भेदभाव नहीं करना है, ठीक। और ये भेदभाव कैसे होता है ये भी समझिए बात, आप अपनी कापी में लिखिएगा नोट्स में कि यह भेदभाव जो होता है यह 2 चीज़ों पर आधारित होता है। किन किन चीज़ों पे? पहला है आर्थिक, लैंगिक, सामाजिक आधार पर भेदभाव। किन किन स्तरों पे भेदभाव नोट कर लेते हैं। देखिए आर्थिक, लैंगिक, सामाजिक, पहला और दूसरा। आर्थिक दृष्टि से भेदभाव होता है, ठीक। लैंगिक मतलब कि लिंग के आधार पर, वो लड़का है उसको ज़्यादा पढ़ाएंगे, ये लड़की है पढ़ के क्या करेगी, ठीक। उसके बाद सामाजिक, इनकी बिरादरी यह है, इनकी समाज में स्थिति यह है, ठीक है, तो इनको पढ़ा कर क्या होगा, ठीक है, कम ही पढ़ाया जाए। तो यह सब क्या है, यह सब आपके भेदभाव हैं, ठीक है, जो कि अगर इनके आधार पर भेदभाव किया जा रहा है तो यह भी क्या होगा, समावेशी शिक्षा में बाधा उत्पन्न करेगा। जैसे सारे बच्चे बैठे हुए हैं, अब ये हैं, मान लीजिए कोई निम्न वर्ग का बालक है, गरीबी हालत से गुजरा हुआ है, ठीक है, गरीब है, अब उससे लोग कहेंगे अरे इनके पढ़ा के का हुई, इनके आगे कर ही क्या बा, ठीक है, मजदूरी ही तो करी है, ठीक। अब ये जब सोच हो जाएगी अध्यापक की तो वह समावेशी शिक्षा का जो माहौल होगा वो क्या हो जाएगा, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं तो पहला होगा कि आर्थिक व लैंगिक सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक व सामाजिक आधार पर क्या होता है, भेदभाव होता है। और दूसरा आधार क्या है, इसको भी समझिए कि दूसरा किस आधार पे हम भेदभाव करते हैं। तो दूसरा आधार है शारीरिक व मानसिक रूप से विशेष आवश्यकता वाले बालकों के साथ। देखिए दूसरा आधार क्या है, शारीरिक व मानसिक। शारीरिक व मानसिक आधार पे भी क्या होता है, यह भेदभाव विद्यालयों में किया जाता है। अब कहें कैसे, देखिए शारीरिक आधार पे क्या मतलब है, कोई बालक हष्टपुष्ट है, ठीक है, सर ने उसे मॉनिटर बना दिया, ठीक है, जो बालक कमज़ोर है लेकिन प्रतिभाशाली है उसे दबाए रहेंगे, नहीं तुम नहीं बन सकते, तुम छात्र परिषद का अध्यक्ष नहीं बन सकते, यह मोटा तगड़ा है, यह बन सकता है, यह क्लास कंट्रोल कर सकता है, फल उसके अंदर क्षमता ना हो, वो किसी को क्या नाम है संबोधित करने की या मन संचालन करने की कोई भी क्षमता नहीं है, लेकिन उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया गया, छात्र परिषद का अध्यक्ष बना दिया गया, ठीक है, छात्र संघ का अध्यक्ष बना दिया गया, मान लीजिए, ठीक है। तो मतलब किसी भी चीज़ पे क्या है, मानसिक और शारीरिक आधार पे अगर हम पक्षपात करते हैं, शरीर देख करके या तो क्या देख करके, दिमाग देख करके, ठीक है, कि यह प्रतिभाशाली बालक है इसको क्लास में आगे बैठाएंगे, यह कमज़ोर इसको पीछे बैठाएंगे, तो वहाँ पर समावेशी शिक्षा में क्या होती है, समावेशी शिक्षा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल होती है और यह क्या होती है, समावेशी शिक्षा में बाधा उत्पन्न करती है। समझ में आ रहा होगा आप सभी को, ठीक है। देखिए जब प्रत्येक वर्ग को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी तभी हमारा जो संविधान में लिखा गया है, ठीक है, कि समता समानता का अधिकार जो है, कि लोकतंत्र में सबकी भागीदारी होगी, तो जब सबको सभी लोगों को समान मात्रा में जब अधिकार प्रदान किए जाएंगे तभी क्या होगा, एक अच्छा लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र का विकास हो सकेगा। थोड़ा सा उसको बढ़ा दीजिएगा, 1 पॉइंट बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो यह भेदभाव व असमानता पर आधारित क्या है, शिक्षा हो गई। अब हम बात करेंगे तीसरे मुद्दे पर। तीसरा मुद्दा हमारा क्या है, दोषपूर्ण मूल्यांकन प्रणाली। अब दोषपूर्ण मूल्यांकन प्रणाली क्या है, इसको भी समझिए आप अच्छे से। देखिए दोषपूर्ण मूल्यांकन प्रणाली, ये तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, मूल्यांकन प्रणाली। देखिए दोषपूर्ण मूल्यांकन प्रणाली, यह भी आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी में हेडिंग बनाएंगे और इसके अंतर्गत आप नोट करेंगे। देखिए मूल्यांकन प्रणाली का मतलब क्या है, मूल्य का अंकन, यानी कि हमारी परीक्षा। अगर परीक्षा बाई द वे हमारी होती है, हम बीएड की बात कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा हुई, आप अनुत्तीर्ण हो गए, अब घर वाले कहेंगे सही से पढ़े ही नहीं होगे,
आवारागर्दी कर रहे थे, रास्ता नाप रहे थे, पैसा खर्चा किए, ठीक है। तमाम तरह के जो दोष हैं वह बच्चे के ऊपर लगा दिए जाते हैं। कोई एक बार भी यह नहीं सोचता है कि विद्यालय में पढ़ाई हो रही है, शिक्षक सही से पढ़ा रहे हैं, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हैं कि नहीं है विद्यालय वो, ठीक है, यह नहीं देखेंगे। सारा जो दोष होगा वह निर्दोष, ठीक है, बालकों के ऊपर जो हमारे प्रशिक्षणार्थी हैं उनके ऊपर मर दिया जाता है। तो यह क्या है? यह दोषपूर्ण मूल्यांकन प्रणाली ही तो है। मूल्यांकन सही से कर नहीं पाते हैं कि कमी किसके अंदर है। परीक्षाएं होती हैं तो कभी भी विद्यालय जो शिक्षण विधि है अध्यापक प्रयोग करता है क्लास में, ठीक है, वह उस पर जो शिक्षण अधिगम की सामग्री है, जैसे कि अगर प्रयोग करने की बात हो रही है, रोसा मसी स्याही डब्बा परीक्षण है आगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, तो वह कैसे होता है, उसमें कितने कार्ड होते हैं, कुछ प्रयोगशाला है ही नहीं, कुछ दिखाए नहीं बच्चे को, तो बच्चा कैसे जानेगा कि रोसा मसी धब्बा परीक्षण क्या होता है। तो जब कुछ दिखाए नहीं है यानी कि क्या है, शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षण विधि, उसके बाद विद्यालय का वातावरण, ठीक है, और पढ़ाने के तौर तरीके, ये सब क्या होते हैं, ये सब जिम्मेदार होते हैं एक बालक की सफलता के लिए, ठीक है। अगर इन सब का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो बालक कभी परीक्षा में सफल हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब विद्यालय वाले क्या करेंगे, पल्ला झाड़ लेंगे, हाँ तुम्हारा रिजल्ट गड़बड़ हो गया, चलो नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, अधिक से अधिक यही कहेंगे। और समझिए, और क्या है, दोषपूर्ण मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत आप ये भी लिखेंगे कि यहाँ पे जो परीक्षा का अर्थ होता है, यहाँ परीक्षा का अर्थ होता है प्रमोशन। परीक्षा हो गई, हाँ फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर आप चले गए, भला ये क्वेश्चन आए या न आए, समझ रहे हैं बात। और चीज़ समझिए, देखिए स्पष्ट कहूँगा, परीक्षा में उत्तीर्ण होने का अर्थ क्या है। परीक्षा का अर्थ यह है कि परीक्षा में आप क्या होंगे, सिर्फ उत्तीर्ण होंगे। क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ उत्तीर्ण होंगे। यानी परीक्षा हो गई, परीक्षा में पास हो गए तो पास हो गए, बस परीक्षा का मतलब है कि आपको पास करना है, समझ रहे हैं बात। परीक्षा का मतलब क्या है, पास करना है, भले ही आए या ना आए, बना के ही लिख दिए, शिक्षक नहीं देखा, मार दिया साइन, पास हो गए, वो चलेगा, लेकिन क्या करना है, सिर्फ आपको पास होना है। तो परीक्षा का मतलब यहाँ पर क्या है, उत्तीर्ण होना, ठीक। तो यह सब क्या है, यह सब दोषपूर्ण मूल्यांकन प्रणाली के कारण क्या होता है, समावेशी शिक्षा में क्या होती है, बाधा उत्पन्न होती है, ठीक है। आगे देखिए, मूल्यांकन प्रणाली में अब बदलाव भी जरूरी है, ठीक है। क्योंकि मूल्यांकन प्रणाली में बदलाव इसलिए जरूरी है क्योंकि अब जो मामला है दोषपूर्ण मूल्यांकन प्रणाली में, कि इसमें बालक से यह पूछा था कि तुमको क्या आता है, ठीक है, तुमको क्या आता है, तुमको विज्ञान में क्या आता है। जैसे मैं ही था, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मुझे जो मेरा बैकग्राउंड था, ठीक है, जो कि हमारे पिताजी थे तो वो टीटी सोशल के लिए तैयारी कर रहे थे और तो उन्होंने बीए भी किया हुआ था। तो हमारा जो पारिवारिक माहौल था वह क्या था, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान से संबंधित था, ठीक है। हमारे पिताजी ये अध्ययन करते थे और बीच बीच में हमें पढ़ाते भी थे कि हाँ इसका ये होता है, इसका उत्तर ये होता है। लेकिन क्या हुआ कि जब मैं कक्षा 10 को पास किया, क्योंकि 10 तक तो इतिहास था, पढ़ने में अच्छा लगा हमें थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं 12 में गया तो मुझे विज्ञान वर्ग लेना हुआ। क्यों लेना हुआ, क्योंकि मजबूरी थी कि आप अगर सोशल वाले जाते हैं, यानी कि अगर आप कला वर्ग में जाते हैं तो आप सिर्फ बीए कर सकते हैं, लेकिन अगर आप साइंस वाले ग्रुप में जाते हैं तो आप किसी भी एरिया में अप्लाई कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। तो मुझे न चाहते हुए भी मेरा मन था कला वर्ग में, लेकिन मुझे लेना पड़ा ये साइंस, ठीक है। तो कहने का अर्थ यही कि लोग पूछते हैं कि तुम्हें क्या आता है, लेकिन यह नहीं जानना चाहते हैं कि उस बालक का व्यक्तिगत इच्छा क्या है, कि वह क्या चाहता है, ठीक है। तो यह भी क्या है, यह दोषपूर्ण मूल्यांकन प्रणाली है। मूल्यांकन तो करते हैं कि तुम्हें क्या क्या आता है, तुम विज्ञान में क्या जानते हो, बताओ S2S4 मतलब क्या होता है, लेकिन कभी ये नहीं पूछना चाहते कि शेरशाह सूरी कौन था, तुम क्या बनना चाहते हो, तुम्हारी रुचि किस विषय में है, ये नहीं पूछते हैं। उनका जो मन हुआ अगर बता दिए तो भाई शाबाश, और नहीं बता पाए तो तुम्हें कुछ नहीं आता है। खैर अलग की बात है। दोषपूर्ण मूल्यांकन प्रणाली समझ गए होंगे आप, परीक्षा में लिख लेंगे, ठीक है। नहीं समझ आए तो कमेंट करके बताइए, हमेशा हाजिर हैं आपके लिए। और हाँ, जो हम सूचना देते हैं उसको थोड़ा ढंग से आप लोग पढ़ा करिए। कुछ लोग हैं, हमने सूचना दिया कि लास्ट ईयर और लास्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी, वह बाबा कमेंट कर रहे हैं सर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर क्या होगा, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर क्या होगा। अरे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर क्या होगा भाई, जब कहा गया है कि अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर परीक्षाएं होंगी और बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कुछ क्लियर किया नहीं गया है, तो प्रमोट मांग के चलिए, और क्या हो सकता है। और जब कोई अगर न्यूज होगी तो आपको दिया जाएगा, आप लोग बेशक परेशान मत होइए। सेकेंड सेमेस्टर में
रम जाइए और अच्छे नंबर लाइए, क्योंकि यही हो सकता है कि जो सेकेंड सेमेस्टर में अंक लाएंगे वही फर्स्ट सेमेस्टर में भी चढ़ेगा। ठीक है, तो आगे देखिए, अब हम चौथे कारण का जिक्र करेंगे कि चौथा कौन सा कारण है जो कि विद्यालय जो समावेशी शिक्षा में क्या है, बाधा बन रहा है। तो चौथा है विद्यालय तक पहुंच। विद्यालय तक पहुंच। देखिए कहीं में नहीं समझ आए तो बताइएगा, हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए बात अगर ये है कि विद्यालय तक पहुंच, तो विद्यालय तक पहुंच में मतलब यही है सारे बातों का कि एक अभियान चला था, सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, और सर्व शिक्षा अभियान में यह निश्चित किया गया कि जो भी प्राथमिक विद्यालय होंगे वह हर 1 किलोमीटर पे, कितने, 1 किलोमीटर के अंतर्गत प्राइमरी स्कूल, ठीक है, और हर 2 किलोमीटर पे अपर प्राइमरी स्कूल। ठीक है, यानी कि 6 से 8 वाला, ठीक, और 1 से 5 वाला। तो हर 1 किलोमीटर पे यह प्राइमरी स्कूल और हर 2 किलोमीटर पे उच्च प्राथमिक विद्यालय जिसे कहते हैं अपर प्राइमरी स्कूल, यह स्थापित किए जाएंगे। यह सरकार का लक्ष्य रखा गया। लेकिन अभी भी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर शिक्षा का अलख नहीं जल रहा है। ठीक है, शिक्षा का अलख नहीं जलने का मतलब क्या है, मतलब वहाँ पे विद्यालय स्थापित नहीं किए गए हैं। वहाँ विद्यालय 5-5 किलोमीटर की दूरी पे, जैसे पहाड़ी क्षेत्र हुआ, नक्सली इलाका हुआ, अब विकास हो रहा है, लेकिन अभी भी कुछ जगह ऐसे हैं जैसे कि दुर्गम पहाड़ी वाला क्षेत्र है, और कोई बालक क्या है, दिव्यांग है, वह कैसे जाएगा भैया। तो उसके लिए विद्यालय को क्या करनी होगी, विशेष वाहन की व्यवस्था करनी होगी, जो वहाँ से उनको ले करके फिर वहाँ पे उनको छोड़ दे, जिससे कि वे भी क्या हो, समावेशी शिक्षा का लाभ ले सके। तो यह भी क्या है, यह विद्यालय तक पहुँच बच्चों की न होना भी एक क्या है, उसका बाधा है। किसका, समावेशी शिक्षा में आने वाली बाधाओं में एक मुख्य बाधा यह भी है कि विद्यालय तक पहुँच बालकों की न होना। ठीक है, और सबसे अंतिम कारण क्या हम चर्चा करेंगे, सबसे अंतिम 5वां कारण हमारा है कि विद्यालय या शिक्षक, विद्यालय या शिक्षक का दृष्टिकोण। देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है, सब सही रह के क्या करेगा, हम गाड़ी की व्यवस्था कर देंगे, बच्चा विद्यालय चला जाएगा। ठीक है, वहाँ पे अच्छी अच्छी शिक्षण विधियों का प्रयोग करके शिक्षक पढ़ाएंगे, शिक्षक सहायक सामग्री भी सही होगी। लेकिन जब शिक्षक का जो आचरण है, जो व्यवहार है बालक के प्रति अगर सही नहीं होगा तो फिर सारा पढ़ाना लिखाना क्या है, व्यर्थ है। ठीक, तो यही बात कर रहे हैं हम कि विद्यालय या शिक्षक का दृष्टिकोण भी क्या है, समावेशी शिक्षा में आने वाली बाधा के अंतर्गत आता है। कैसे, अब इसको समझिए। विद्यालय में अगर शिक्षक का व्यवहार जो है, जो कोई भी विशिष्ट बालक है उसके प्रति अगर स्नेहपूर्ण है, ठीक है, उसकी उच्च आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला है, सहयोगात्मक व्यवहार है, तब क्या है, तो बालक सही से अध्ययन कर सकेगा। लेकिन होता क्या है, उसे लोग हे दृष्टि से देखते हैं, नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, व्यवहार सौहार्दपूर्ण शिक्षकों का और विद्यालय का नहीं होता है उसके साथ। इसीलिए वे समावेशी शिक्षा में जो बालक होते हैं वह अपने आप को, अगर शिक्षक का व्यवहार सौहार्दपूर्ण नहीं है उनके साथ, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को अपने दीनहीन समझते हैं कि हम क्या हैं, हम इन सब की बराबरी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर उन्हें कोई प्रोत्साहित करने वाला नहीं है तो वह क्या होंगे, वह निराश होने लगते हैं। तो यह भी क्या एक बहुत ही मुख्य मुद्दा है, यह बहुत ही एक मुख्य चीज़ है कि विद्यालय या शिक्षक का दृष्टिकोण। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर भी आपके लिए लगे हुए हैं, तो इस पसीने को देखते हुए कम से कम आप समझिए कि कितना मेहनत करके हम आप सभी के समझ हाजिर होते हैं। तो आप भी थोड़ा मन लगा करके, अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिए और इसको शेयर करिए। ठीक है, देखिए समय से आपकी क्लासेस ख़त्म कर देंगे, ये हमारा वादा है। यहाँ रहें या कहीं और रहें, क्लास आपकी पूरी चलेगी। आनंद सर को भी मैं जल्दी बुलाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, 3 कक्षा आपकी चलेंगी, और जो आपका पेपर फर्स्ट है उसे मैं ही पढ़ाऊँगा, समकालीन भारतीय शिक्षा का इतिहास। तो धैर्य बनाए रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। तो यह बात हो गई समावेशी शिक्षा में आने वाली बाधाएँ। इसकी साथ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक, हो गया होगा। अब हम बात करेंगे, यह तो बात होगी कारण। भैया कौन कौन से कारण हैं समावेशी शिक्षा
में आने वाली बाधाओं के अंतर्गत अब बात होगी निवारण की कि क्या क्या निवारण है। ठीक है, तो अब निवारण की बात कर लीजिए। देखिए, जब कारण होता है तो उसका निवारण भी होता है। अब कोई भी ऐसी जल्दी समस्या बनी नहीं है कि इसका निवारण न हो। भाई कोविड-19 का भी निवारण आ गया है, तो इसका भी निवारण है। अब क्या निवारण है समझिए। सबसे पहला बात है कि कक्षा में शिक्षण को विराम दे करके, नोट करते हैं हम, निवारण। देखिए निवारण के अंतर्गत क्या है, सबसे पहली बात कक्षा में शिक्षण को विराम दे करके, कक्षा में शिक्षण को विराम दे करके। देखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। कैसे, आप खुद समझे होंगे जब आप क्लास में जाते होंगे। ये भी आपकी हेडिंग ही है, छोटी छोटी दो लाइनें आप लिख सकते हैं अगर लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा तो। कक्षा में शिक्षण को विराम दे करके, अध्यापक जब कक्षा में शिक्षण कार्य लगातार करता रहता है तो विद्यार्थी प्रायः उबने लगते हैं, इसलिए बीच में उनको विराम दे करके, जैसे आप शिक्षा को लिखाने लगते हैं तो हाथ दर्द लगता है करने, ठीक है, तो बीच में विराम दे करके हम क्या कर सकते हैं, कक्षा के माहौल को भयमुक्त और लचीली पद्धति से पढ़ाते हुए अपने अधिगम कार्य को आसानीपूर्वक हम कर सकते हैं। ठीक है, बालक क्या होंगे, उनके एक नई ऊर्जा का संचार होगा अगर हम कक्षा में शिक्षा करते समय विराम दे देंगे, उनको 2 मिनट कहानी सुना देंगे। जैसे मैं ही हूँ, आपको बीच बीच में कुछ न कुछ अलग बातें बताना करता हूँ जिससे कि आप सभी ऊबे नहीं और क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगे, अच्छी लगे। ठीक है, तो कक्षा में शिक्षण को विराम दे करके हम समावेशी शिक्षा में आने वाली बाधाओं को थोड़ा दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। विराम देने का अर्थ यह है कि जब विराम हम देंगे तो बालक को कोई प्रतिक्रिया हम देखते हैं, कौन बालक क्या कर रहा है, कौन बालक कहाँ पे लगा हुआ है, कौन बालक कहाँ सोच रहा है, कैसी बातें कर रहा है, तो उन्हें पहचान करते हैं कि किस बालक में कौन सी कमी है, उसकी आवश्यकता क्या है। आगे देखिए, बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करके। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है भैया, बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन। देखिए अभी इस चीज़ से मैं खुद गुजरा हुआ हूँ तो मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। बैठने की व्यवस्था से परिवर्तन का अर्थ यह है कि प्रायः कुछ दोस्त अपने कुछ परम मित्र को चुन लेते हैं, ठीक है, और उनके साथ हमेशा गप्पेबाजी करते हैं। जब क्लास में 2 मिनट खाली समय मिला, टीचर अपना थोड़ा देख रहा है कि हाँ ये चीज़ पढ़ाना है, बस बातचीत शुरू। तो हम क्या करेंगे, समावेशी शिक्षा में वो क्या करते हैं, वो बाधा उत्पन्न करते हैं। अब बगल में कोई बच्चा बैठा हुआ पढ़ने वाला है, आप 2 लोग बात करेंगे, उससे डिस्टर्ब होगा ही। तो बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन जब कर देंगे, जब 2 छात्र आपस में बात कर रहे हैं उनको जब दूरी बैठा देंगे और किसी दूसरे छात्र को बीच में ला देंगे, तो क्या होगा, क्लास शांतिपूर्वक चलेगी और सभी शांतिपूर्वक अधिगम कर सकेंगे। तो बैठने की व्यवस्था में भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं ही बीएड की क्लास चल रही थी, मैं थोड़ा मजाकिया व्यक्तित्व से हूँ, ठीक है, हंसी मैं ज़्यादा करता हूँ। तो एक बार सर ने देख लिया हमारे साथी को हंसते हुए, हालांकि मैं चुटकुला से सुना दिया, वो लगा हंसने, सर ने उसे कहा स्टैंड अप और करके उसे पीछे बैठा दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, माहौल शांत हो गया। तो यही बात है। आगे देखिए, तो यह 2 बात होगी निवारण में। समावेशी शिक्षा में हम कैसे आने वाली बाधाओं को निवारित कर सकते हैं, तो पहला कक्षा में शिक्षण को विराम दे करके, ठीक है, दूसरी बात बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करके, और तीसरा है शारीरिक भाव में परिवर्तन करके। शारीरिक भाव में परिवर्तन करने का अर्थ यह है कि जैसे टीचर विद्यालय में आए और विद्यालय में फिर उसके बाद क्लास में आए, शारीरिक भाव भंगिमा में, तो जब क्लास में आएंगे, ठीक है, तो अगर टीचर भी मजाक के मूड में है तो क्लास में शोर होने लगेगा। इसलिए अपने भाव को गंभीर करते हुए, ठीक है, अगर क्लास स्टार्ट कर देंगे, पढ़ाना शुरू कर देंगे, तो बच्चे क्या होंगे, आराम से गंभीरतापूर्वक अध्ययन कर सकेंगे। अन्यथा बालक भी क्या करेंगे, वे भी टीचर के साथ हंसी मजाक करने लगेंगे और जो माहौल होगा पढ़ाई का वह पूरा ही बिगड़ जाएगा। तो यह है शारीरिक भाव भंगिमा का प्रयोग। यह शिक्षक के लिए कर रहा है, बालक के लिए नहीं। ठीक है, इसका प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, समावेशी शिक्षा में जो भी आने वाली बाधाएं हैं उनको दूर कर सकते हैं। आगे देखिए, पीछे बैठकर कक्षा में निरीक्षण। अब पीछे बैठकर कक्षा में निरीक्षण का मतलब क्या है, पीछे बैठकर कक्षा में निरीक्षण का मतलब यह है कि कभी कभी क्या होता है, हम सभी आगे बैठे होते हैं, ठीक है, और फिर टीचर जो कक्षा में आते हैं पीछे से,
कहते हैं कि कोई आया हुआ है, मैं मिल के आ रहा हूँ, या 2 मिनट रुके रहिए मैं आ रहा हूँ, हम सभी गप्पेबाजी शुरू करते हैं, किसी को परेशान करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो टीचर कक्षा में अगर पीछे से आ जाते हैं तो वह पीछे से निरीक्षण सबका कर सकते हैं कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है, ठीक है। और उचित जो भी शिक्षण विधि है उसका प्रयोग करते हुए या पुरस्कार व दंड देते हुए कक्षा का माहौल गंभीरतापूर्वक सही करके अधिगम के लिए तत्पर सभी को कर सकते हैं। तो यह हो गया पीछे बैठकर कक्षा में क्या करना, परिवर्तन नहीं हुआ यहाँ पे निरीक्षण होगा, गलती लिख दिया हमने, कक्षा में निरीक्षण, क्योंकि पीछे बैठकर निरीक्षण होगा ना, परिवर्तन कहाँ से हो पाएगा। यह देखिए 4 हो गया। अब 5वां बात हम करेंगे कि कक्षा में निगरानी। अब कक्षा में निगरानी कैसे हो सकेगी? देखिए कक्षा में निगरानी का मतलब यह है इसके अंतर्गत कुछ बिंदु आएंगे। कौन से बिंदु आएंगे? देखिए जो पढ़ाया है शिक्षक, पहला जो भी कुछ शिक्षक ने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, तो शिक्षण कार्य में से प्रश्न पूछकर, देखिए कभी कभी क्या होता है कि क्लास में बहुत शोर होता है, ठीक है, और जो समावेशी कक्षा होती है वह बाधित होती है, तो उसमें क्या कहता है शिक्षक, खड़ा करके लगता है सबसे प्रश्न पूछ रहे, और सब लोग शांत होते हैं। पक्का होता है, आज क्लास में भी होता है, हमारी क्लास में भी होता है, सभी लोग इस स्थिति से गुजरे हुए हैं। तो शिक्षण कार्य में से प्रश्न पूछकर कक्षा में निगरानी शिक्षक कर सकता है। उसके बाद गृह कार्य दे करके, कौन सा चीज़? गृह कार्य यानी घर का कार्य, और प्रदत्त कार्य यानी क्लास में जो कार्य दिया जाएगा, CW, ठीक है, प्रदत्त कार्य, गृह कार्य या प्रदत्त कार्य को जांच करके, ठीक है, गृह कार्य या दिए हुए कार्य को जांच करने से क्या होता है, शिक्षक यह पता कर लेता है कि कौन बालक घर से पढ़ा हुआ है और कौन बालक घर से नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जो छात्र अधिगम तत्परता से करता है उनको शिक्षक क्या करते हैं, उनको पुरस्कृत करते हैं, और जो छात्र सही से शिक्षण कार्य नहीं करके आया होता है उसे क्या कहते हैं, दंडित करते हैं, ठीक है। तो यह बात हो गई गृह कार्य या प्रदत्त कार्य को जांच करके भी कक्षा में निगरानी की जा सकती है, ठीक है। आगे देखिए सबसे अंतिम पॉइंट है कि घूम करके क्या करके, कक्ष में पढ़ाते समय देखिए कुछ क्या होता है कि जब पढ़ाया जाता है तो कुछ जो बच्चे होते हैं, और हमारे स्तर की बात की जाए तो हम लोग भी जो B.Ed के समय आ गए हैं, ठीक है, हम लोगों में से कुछ ऐसे प्रशिक्षणार्थी होते हैं जो कि लिखते नहीं हैं। टीचर यहाँ खड़ा होकर बोलेगा वो लिखेंगे ही नहीं, वो पेंटिंग बनाएंगे, GK लिखेंगे, GS लिखेंगे, शायरी लिखेंगे, ठीक है। तो कक्ष में क्या करके, कक्षा में घूमकर, ठीक है, कक्षा में घूमकर भी निगरानी की जा सकती है। और कक्षा में घूमकर जो गलत कुछ चीज़ें लिख रहे हैं छात्र, उनको क्या करना है, टोक करके उनकी त्रुटियों को सही कराना, और जो सही कार्य कर रहे हैं उनकी पीठ थपथपा के, उनको पुनर्बलित करके, उनको प्रोत्साहित करके क्या करना, उनके अधिगम की प्रक्रिया को और तेज करना, ठीक है। इससे क्या हो सकेगा कि शिक्षक जो होगा वह एक सही अर्थों में अपने जो भी चीज़ पढ़ा रहा है उसको अधिगम सही उद्देश्यों के आधार पे करा सकेगा सभी छात्रों को। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि समावेशी शिक्षा में आने वाली जो बाधाएं हैं, ठीक है, उनका निराकरण हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यह थी बात कारण की और निवारण की। अगली क्लास लास्ट क्लास होगी आपकी इकाई 1 की, जो कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत होगी। उसके बाद हम इकाई 2 पढ़ेंगे कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें अन्य भी शामिल इसमें हैं, ठीक है। तो इस तरह आज की यह क्लास समाप्त होती है। क्लास अच्छी लगे भाई, इतनी गर्मी में आपके लिए लगे हुए हैं, तो आप भी हमारे महत्व को समझिए और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों को हमारे साथ जोड़िए, ठीक है, जिससे कि हमारा भी
पुनर्बलन हो सके और हम और मन लगा करके और पसीना बहाते हुए आपके लिए तत्पर हों। ठीक है, इसी के साथ नितेश मिश्रा को विदा करिए। धन्यवाद।